बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में बजट पेश किया गया है। पूरी दुनिया के अंदर बजट पेश किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक इसको स्पेशल सेरेमनी के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। लंबी लंबी तकरीरें जारी जाती हैं और साल के बाद चीजें एकदम से वो सारे जो सोए होते हैं वो पार्लियामेंटेरियन आपके सामने आके बोलना शुरू हो जाते हैं। अवाम का दर्द उनको नजर आना शुरू हो जाता है। तो आज स्टूडियो के अंदर मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, जनाब राजा करमुल्ला साहब, जो कि बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनके साथ मैंने कहा कि डिटेल के साथ गुफ्तगू की जाए कि हालिया बजट जो कि अभी 2026-27 पेश किया गया है, उसके अंदर क्या क्या अवाम को रिलीफ मिला है और क्या क्या नए टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं। तो राजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। राय साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया। तो बजट के हवाले से बहुत सारी अभी चीज़ें सारा दिन देखते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कभी किसी एमएनए की, कभी किसी पार्लियामेंटेरियन की तकरीर जो है वो हो रही होती है, बड़े आवाम का दर्द जो है वो सामने आ रहा होता है। दरअसल आपने जब बजट, क्योंकि आपका ये फील्ड है, जब आपने बजट को वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर हुई, आपने उसको पढ़ा, तो पहली चीज जो आपके माइंड में आई वो क्या? अच्छा गोंदल साहब, पहली चीज में आपने जो अपने इंटरव्यू में भी बताया है कि इसको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में बड़ी हाइप क्रिएट की जाती है और बार बार मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ एनालिस्ट, मुख्तलिफ एंकर्स आके ये बात कर रहे होते हैं कि बजट में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये गरीब को रिलीफ मिल जाएगा। सबसे पहले समझिए ये कि बजट होता क्या। बाकी तमाम दुनिया के लिए बजट एक ऐसी एक्टिविटी है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है कि हमारी अगले साल में एक्सपेक्टेड इनकम क्या होगी गवर्नमेंट लेवल पे और हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे। पाकिस्तान में जरा गंगा उल्टी बहती है, मेन्यू हम उल्टा पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं भाई हमारे ये एक्सपेंसेस हैं, अब इसको मीट करने के लिए इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट करनी है, कितने टैक्सेस लगाने हैं, कहाँ से हमारे पास अदर इनकम आएगी। तो ये एक एक्टिविटी होती है। अवाम क्यों इतनी इंटरेस्टेड होती है? बाकी दुनिया में लोगों को पता भी नहीं होता कब बजट आया कब चला गया। हाँ जी, कभी सुना ही नहीं हमने भी। मतलब एटलीस्ट यूएस है, बड़ा बजट होता होगा। यूरोपियन कंट्रीज, हमारे हमसाया ममालिक में भी इतनी ज्यादा हाइप और बजट के ऊपर डिस्कशन नहीं होती, उसकी आने से पहले, उसके आने के बाद, जितनी पाकिस्तान में होती है। उसकी रीजन है पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब अवाम है वो इंतहाई परेशान है। टैक्सेस का भरमार है, महंगाई का तूफान है, बेरोजगारी है। तो वो एक उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि इस बार जो बजट आएगा तो शायद उसमें कोई मौजज़ा हो जाए, शायद हमारे कोई बहुत बड़ा हमें रिलीफ मिल जाए, कोई हमारे बारे में बात हो। हालांकि साल साल से बजट हम भी देख रहे हैं, रिलीफ की तो मुझे समझ नहीं आती। रिलीफ की गुंजाइश ही हमारी हुकूमत के पास, हमारी इकॉनमी में इतनी थपड़ ही नहीं है कि इतना रिलीफ दे सके। रही बात बजट को देख के, तो बजट में गरीब के बारे में क्या रिलीफ है या आम आदमी को क्या है, तो मैं आपको ना मोटा मोटा, इफ यू गिव मी 2 मिनट्स, मैं आपको मोटा मोटा बजट का बता देता हूँ कि बजट में है क्या। 18,000 अरब का हमने रखा हुआ है कि हमारे पास कलेक्शन होगी, हमारा रेवेन्यू होगा। 15,260 अरब रुपया हम टैक्सेस की सूरत में कलेक्ट करेंगे। इस साल 13,000 अरब भी हमसे कलेक्ट नहीं हुआ, अगले साल हमने 15,260 अरब। सर ना हो, हमने सुलह तो करा दिया। सर सुलह, अब मरियम नवाज साहिबा ने कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शऊर का क्या करना है, शऊर से पेट नहीं भरता। ये मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट है। तो इस तरह हमने सुलह कराई है, इंटरनेशनल स्टेटस हमारा बड़ा है, हमें दुनिया रिकग्नाइज कर रही है, लेकिन इस सुलह से क्या हमारे गरीब आदमी का, मिडिल क्लास का पेट भर रहा है? फिलहाल तो ऐसा दूर 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 तक नजर नहीं आ रहा। स्पेशली इस बजट को देख के तो कहीं भी नजर नहीं आया कि इस सुलह कराने का भी कोई समरात इकोनॉमिक टर्म्स में आवाम तक पहुंच रहे हैं। बजट में नए टैक्सेस लग रहे हैं। बजट में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो 1400 अरब थी वो 1700 अरब कर दी गई है। एक्सपोर्ट्स आपकी जो 35 अरब का इस बार का टारगेट था, 28 अरब हमने जमा की है, उसको कम करके 32 अरब कर दिया गया है। सैलरीज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की हैं वो 7% बढ़ रही हैं, 8.2% की हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मतलब आपके मुताबिक अभी जो पेट्रोल के प्राइसेस कम किए हैं गवर्नमेंट ने, आपको वो तो मत तस्लीम करना चाहिए। मतलब इतना ज्यादा बड़ा जो 450 के करीब पहुंच चुका हुआ था पेट्रोल, वो आपका 300 के ऊपर आ गया। वही थोड़ा सा तो क्रेडिट देना। सर देखें, इतना क्रेडिट मैं जरूर देता हूँ कि अगर वो ना कम करते तो आप और मैं क्या कर लेते। हाँ जी, ये क्रेडिट मैं जरूर देता हूँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। देखिए,
जब ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, हुकूमत ने पहले भी OMCs के साथ मिलके, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ, जब आपके पास 28 दिन का रिजर्व पड़ा हुआ था, तब भी 55 रुपए बढ़ा के आपने एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया OMCs को, एक टीका लगा दिया आवाम को, चले उसको रहने देते हैं। ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी ड्यू टू दिस कंफ्लिक्ट। ब्रेंट क्रूड की भी, हालांकि पाकिस्तान तो गल्फ क्रूड भी यूज करता है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए ब्रेंट क्रूड की आज बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई। आपने वो प्राइस मतलब जिस जो हमारे ऊपर इफेक्ट ही नहीं करनी थी प्राइस, नहीं वो भी लगाई गई। नहीं, हाँ, इफेक्ट जो नहीं कर रही थी वो लगाएगी, वो वाली थी जिसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो टैक्स है, जो इस क्राइसिस से पहले 80 रुपए था, वो बढ़ा के 117 रुपए कर दिया गया, जिसका इंटरनेशनल ऑयल प्राइसिस से कोई ताल्लुक ही नहीं था। इस क्राइसिस में भी हुकूमत सब आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने मुश्किल हालात में भी आवाम से पैसे कमाए, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी इस क्राइसिस में भी अपने लिए। तो यही बता रहा हूँ, आपकी प्राइस 450 पे जानी ही नहीं थी अगर आप बीच में सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस ऑयल की बढ़ी है उसका अगर आपने इम्पैक्ट पास ऑन करते अवाम को, तो प्राइस 350 350 से ऊपर नहीं जानी थी। अब सब आपके मुताबिक यहाँ पे अवाम को 2026 और 27 का जो बजट है, इसके अंदर पेट्रोल, गैस और ये जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज हैं, बिजली की प्राइसेस में ले लें, तो इसमें कोई रिलीफ मिलने वाला है? राजा साहब, इस बजट में 2026 और 27 के अंदर पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों पे कोई असर पड़ेगा? इंटरनेशनल मार्केट की जो प्राइसेस हैं, अगर उसका इम्पैक्ट निकाल दिया जाए, क्योंकि उसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो तो इंटरनेशनल एक फिनोमिना है जो ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब फी बैरल की जो प्राइस है ऊपर होगी। उसके अलावा आपकी अगर इम्पैक्ट देखें तो अगर फॉर एग्जांपल वो कांस्टेंट ही रहती है इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस, तो आपकी पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी कर रहे हैं। जैसा बड़ा IPPs की आपने खुद ही बात छेड़ दी। अब IPPs हम सुनते रहते हैं, जब भी सुनते हैं पढ़ते भी हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो क्या कोई ऐसा हो सकता है IPPs को ही रहम आ जाए पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, या कोई हुक्मरान ऐसा है जिसको हमारे जो अवाम है, गरीब अवाम है, वो जो दिहाड़ीदार बंदा है, वो IPPs का मकरूज हुआ पड़ा है और वो उसको बगैर बिजली ना बनाने के पैसे दे रहा है, तो क्या उसकी कभी जान छूट सकेगी? सब पहली बात कि उसको खुद ख्याल आ जाए तो अल्लाह हर चीज पे कादर है, वो उसका दिल फेर दे तो फेर दे। दे आर बिजनेसमैन, देखिए एट देयर पॉइंट दे आर जस्टिफाइड, क्योंकि उनके एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, आपकी गवर्नमेंट ने उनसे एग्रीमेंट किए हुए हैं। एक दफा कोशिश हुई जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो उन्होंने IPPs के साथ एक रीनिगोशिएट किया। उससे पहले मोहम्मद अली साहब ने एक एनालिसिस किया, ये थे ब्यूरोक्रेट, उन्होंने एनालिसिस किया कि IPPs को कहाँ पे कितने ज्यादा पैसे किस किस मद में दिए जा रहे हैं, और उस एनालिसिस की बेस पे, उस रिपोर्ट की बेस पे, जो मोहम्मद अली रिपोर्ट कहलाती है, IPPs के साथ रीनिगोशिएट किया गया और कुछ IPPs के साथ रेट्स कम किए गए। लेकिन हमारे पास 100 के करीब IPPs हैं, इसमें से 18 तो मेजॉरिटी चाइनीज, उनको तो आप टच भी नहीं कर सकते। जो 92 हमारे लोकल पाकिस्तानियों के IPPs हैं, वो भी सारे उन लोगों के हैं जो साहिब इख्तियार हैं। शहबाज शरीफ साहब के बेटों के भी 2 से 3 IPPs हैं, मियां मंशा साहब के IPPs हैं, जहांगीर तरीन साहब के IPPs हैं, नदीम बाबर साहब के IPPs हैं, रज़ाक दाऊद साहब के IPPs हैं। तो ये वो लोग हैं जो आज भी हुकूमत के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शराकत में है पावर की। हुकूमत उनसे बात कर सकती है, मतलब वो हुकूमत उनसे बात तो तब करे अगर वो खुद हुकूमत ना हो। अब बात तो अवाम ही कर सकती है कि अवाम ही उनसे रिक्वेस्ट कर ले। सर आप ये बात कर रहे हैं, अभी तो नेपरा ने न्यू अपनी प्रोजेक्शंस दे रहे हैं कि हम 14 से 15,000 मेगावाट हम लोग न्यू लगाएंगे। हालांकि इस वक्त आपकी स्पेयर कैपेसिटी, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की 70% इस वक्त स्पेयर कैपेसिटी पड़ी हुई है। आपको पता है जो सैंक्शन लोड इंडस्ट्री के लिए है पाकिस्तान में, वो 21,500 मेगावाट है सैंक्शन लोड इंडस्ट्री के लिए। उसमें कंजम्पशन आज उनकी कितनी है? 3,500 से 4,000 मेगावाट। हुकूमत से कोई बिजली लेने को तैयार नहीं है क्योंकि उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा है। और आखिर में एक और बात कर दूं इस टॉपिक से रिलेटेड, कि अभी 200 यूनिट वालों तक को रिलीफ दे रही है गवर्नमेंट, सब्सिडाइज किया हुआ है, क्योंकि वो भी उन्होंने वो QR कोड के थ्रू कहा था कि वो कर लें, उसको वेरीफाई कर लें। वो अब आगे जाके क्या हो रहा है, जो IMF के साथ इनकी कमिटमेंट है, बाय जनवरी 2027 सिर्फ उन लोगों को ये रिलीफ मिलेगा जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर्ड हैं। जो आज मिडिल क्लास जो BISP का हिस्सा नहीं है,
वो अगर रिलीफ ले रहे हैं तो वो रिलीफ सिर्फ दिसंबर तक है। दिसंबर के बाद इस रिलीफ को खत्म कर दिया जाएगा। दे हैव ऑलरेडी कमिटेड दिस विद IMF। अच्छा, वो खत्म कर दिया जाएगा। वो खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात जो आपने तनख्वाहदार तबके की बात की, तनख्वाहदार सैलरीड पर्सन जिसने 2025 और 26 का जो बजट था उसके अंदर अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कहते हैं कि टैक्सेस उनसे खींचे गए वापस, जो उनको तनख्वाह उन्होंने मेहनत करके ली वो उनसे वापस खींची गई। तो अब उनको क्या रिलीफ दिया गया है? सर 2025-26 की बात नहीं मैं करूंगा, मैं बात शुरू करूंगा 2022 से, क्योंकि एक कंटिन्यूटी ये चल रही है। ये इनकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब ने 5वां बजट पेश किया है, तो 2022 से लेके अब तक की बात करते हैं। तनख्वाहदार तबके का 2022 से लेके 2025-26 तक जो टैक्स था वो 250% बढ़ा दिया गया था। कितना? 250%। 250%। इस बजट में एक मार्जिनल सा रिलीफ इनको मिला है सिर्फ उन लोगों को जो 2 लाख या उससे ज्यादा महीने का कमा रहे हैं। उससे कम कमाने वालों के लिए कोई रिलीफ नहीं है। उनके लिए टैक्स में कमी की गई है 2% से लेके 2.5% तक, 250% बढ़ा के 2.5% तक की कमी की गई है। तो ये रिलीफ मिला है। हाँ, जो जिनकी सालाना इनकम 10 मिलियन से ज्यादा थी सालाना, उसके ऊपर एक सुपर टैक्स लगता था 9%, वो उन्होंने वेव कर दिया है। तो ठीक है, मतलब इट्स ए गुड जेस्चर। लेकिन आप देखें राय साहब, आप भी वही अपने लेवल की बातें कर रहे हैं, मैं गरीब आवाम की बात कर रहा हूँ, मैं उस एक टीचर की बात कर रहा हूँ, एक पुलिस वाले की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो है किसी ऑफिस में एक नायब कासद है, मैं उसकी सैलरी की बात कर रहा हूँ। आप फिर वो मुझे मिलियन और बिलियंस में बता रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस बंदे की जिसकी एनुअल इनकम जो है वो 10 लाख रुपए है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसकी एनुअल इनकम जो है वो 6 लाख रुपए है। सर, जिसकी एनुअल इनकम 6 लाख तक है उस पर कोई टैक्स नहीं है सैलरी का। लेकिन अगर एक बंदा 50,000 से ज्यादा 1 रुपया भी ज्यादा कमाता है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। हुकूमत ने टैक्स उससे कलेक्ट करना है। 2 लाख रुपए तक अगर कमा रहा है उसके लिए कोई रिलीफ नहीं है। उसके लिए हुकूमत ने कोई ऐसी स्कीम नहीं लेके आए कि जिसके लिए उसका टैक्स कम होगा। ये उससे अपर क्लास की। सर मेरी बात सुने आप, शायद आपने वज़ीर आज़म साहब की तकरीर नहीं सुनी। 8,500 से ज्यादा ऊपर वाला तो है ही अमीर आदमी। तो यही है ना, तो फिर ठीक है। अगर 8,500 से ऊपर वाला अमीर आदमी है तो उसके लिए हुकूमत ने रिलीफ दिया। 8,500 से ऊपर वाले अमीर के लिए रिलीफ दिया है। 8,500 कमाने वाले को तो वैसे ही टैक्स नहीं लगता। अगर 8,500 से बेंचमार्क, तो 8,500 कमाने वाले पे तो वैसे टैक्स नहीं लगता। 6 लाख तक जो सैलरीड इनकम है वो एग्जेम्प्ट है। बात ये है कि जो आपने बात, खैर टॉपिक हमारा चेंज हो जाएगा, लेकिन 8,500 मजाक है। पता नहीं क्यों असेंबली में खड़े होके उन्हें ये बात करते हुए शर्म नहीं आती, लोगों के हालात का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती। कहते ना, एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। आगे अवाम पिसी हुई है, ऊपर से आप कह रहे हो 8,500 कमाने वाला अमीर है। 8,500 हम उनको कहते हैं वज़ीर आज़म साहब को कि आप भी उस अमीर में शामिल हों। आप 8,500 रुपये अपनी, जो आप लाखों रुपए की मरात, लाखों रुपए की सैलरीज लेते हैं, बाकी तमाम पार्लियामेंटेरियन ये 8,500 रुपये अपनी तनख्वाह कर लेना। पीछे शोर मचा के इन्होंने कहा जी लाखों रुपए की तनख्वाह में हमारा गुजारा नहीं होता। 600% पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें बढ़ाई गई क्योंकि गुजारा नहीं होता। दूसरी जानिब कहते हैं कि ये 8,500 वाला अमीर है। अजीब सी बात है। यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के जो बेंचमार्क है उसके मुताबिक 30,000 महाना से अगर कम कोई कमा रहा है तो वो गरीब है, वो पुवर्टी लाइन से नीचे है। तभी 47% हमारी पॉपुलेशन 11-11.5 करोड़ पुवर्टी लाइन से नीचे रह रही है। और आपने बात की जी कि गरीब आवाम के लिए सैलरी में कोई रिलीफ नहीं है, उसकी सुनाई नहीं। देखिए, हर उस बंदे को रिलीफ देगी गवर्नमेंट जिसकी सुनवाई उसके कान तक उसकी आवाज़ पहुंचती है, उसकी सुनवाई है, उस समाज में उसकी बात होती है। गरीब आदमी की बात कहाँ पे होती है? हाँ, उन गरीबों की ज़रूर सुनवाई हुई है जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं बाय एयर और बिजनेस क्लास। हाँ, वो मुझे वो मैंने भी पढ़ा है। वो माशाल्लाह से वो जो ओवरसीज जो कि वहाँ से अयाशियाँ करते हैं, बाहर जाकर मजदूरियाँ करते हैं, उनके टिकट में बहुत। सर नहीं, देखें आपने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया है। आपको थोड़ा सा जो है ना गलत पढ़ा मैंने, सही है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। सर बेसिकली उन्होंने उन गरीबों की बात की है कि जो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, बैरून मुल्क जाते हैं, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं, बैरून मुल्क जाते हैं, सैर करते हैं, वहाँ पे शॉपिंग करते हैं। उनके लिए उन्होंने एक तो बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास की जो टिकट के ऊपर टैक्स है FED 5% से कम करके
0.5% कर दिया। और जो बाहर शॉपिंग करेंगे वो, या अपने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो उनके हॉस्टल्स की, उनके कॉलेजेस की फीस पे करेंगे, तो उसका भी टैक्स 5% से कम करके 0.5% कर दिया। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी टैक्स के ऊपर, उसी रेट्स के ऊपर अपने टिकट खरीदेंगे। मींस के वो जो एक प्लेन है, जो फ्रंट सीट वाले हैं, जो आगे बैठे हुए हैं, जरा लेट के सफर करने वाले हैं, वो 0.5 FED देंगे, और जो पीछे मजदूर बैठा हुआ है वो 5% देगा। सर देखें, यही तो है कि आगे आगे जो बैठा हुआ है वो भी तो बेचारा गरीब मस्कीन है, मुश्किल हालात में पाकिस्तान में सरवाइव कर रहा है। तभी तो अगर दुबई जा रहा है तो 6 लाख की टिकट ले लेगा, अगर वो इंग्लैंड जा रहा है, लंदन जा रहा है तो 20 लाख रुपए की टिकट ले लेगा। तो इस गरीब बंदे के तो सोचना है ना अवाम ने, हुकूमत ने, वो सोचा है उन्होंने। इसके साथ मतलब यहाँ से कोई, मैंने और भी पढ़ा था कि कोई अगर गरीब आदमी यहाँ से बाहर पैसे ट्रांसफर करता है अपने बच्चों को शॉपिंग के लिए, या विजिट पे जब जाता है वहां पे ट्रांसफर करता है, उसको भी कोई छूट दी गई है। यही छूट उनके लिए है ना जो शॉपिंग करें। देखें, ये तो नाइंसाफी होगी कि अगर टिकट तो सस्ता कर दें लेकिन वहां जाके उसके ऊपर टैक्स ज्यादा ले लें। तो इसको उन्होंने मैनेज किया है कि जो आपकी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट्स होंगी उसके ऊपर भी जो टैक्स है वो 5% से कम करके 0.5%। ऐसा मुझे आपकी बातों से ये लगता है कि अब तक के जो रिलीफ है बजट में, जो अब तक की हमने बातें डिस्कस की हैं, उसमें रिलीफ वो एक खास गरीब तबके को ही मिला है। उस खास गरीब तबके को, चाहे वो सैलरी क्लास का हो, चाहे वो एक्सपोर्टर हो जिसके लिए सस्ते कर्जे और टैक्स में छूट, जो सुपर टैक्स है उस पर खत्म कर दिया गया, या फिर जो हम सब का फेवरेट रियल एस्टेट से रिलेटेड, चाहे कंस्ट्रक्टर हो, डेवलपर हो, उनके लिए छूट है। जी जी, देखें ये तो बड़ी अच्छी बात है ना कि एक गरीब आदमी ने अगर 5 मरले का घर बनाना है तो उसको देखें कितना उसको फायदा होगा ना। आप देखें, सबसे बड़ा फायदा शुरू हो गया ना आपकी, जो इसी न्यूज की बेस के ऊपर स्पेकुलेशन भी होती है। प्लॉट्स की कीमतें, जो एक गरीब आदमी ने घर बनाने के लिए प्लॉट लेना होगा, उसकी कीमतें ऑलरेडी 50, 60, 70% इंक्रीज कर चुकी हैं। ये वो है, एक पंप क्रिएट किया जा रहा है। देखें, जब 2022 में हुकूमत आई, उन्होंने सबसे पहले कहा कि जी पीटीआई गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया वो ये किया कि आपका रियल एस्टेट का जो सेक्टर है उसको बेतहाशा मरा दे के उसको उन्होंने आर्टिफिशियल पंप किया, जिसकी वजह से मुल्क की इकॉनमी को एक धचका पहुंचा। आई एग्री टू दिस स्टेटमेंट, आई एग्री कि खान साहब के दौर में जो रियल स्टेट के साथ फेक पंप हुए विदाउट एनी रेगुलेशंस, उसकी वजह से बहुत से लोगों ने पैसे अपने डुबोए हैं। लेकिन आज 4 साल बाद वही पॉलिसी जो खान साहब लेके आए थे, जो उस वक्त गलत थी, यही पॉलिसी ये हुकूमत लेके आई है। चाहे वो अपना घर स्कीम का, वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम हो, या ये रियल स्टेट को पंप करने के लिए जो मराद दी जा रही है वो हो। खान साहब के दौर में भी गलत था, आज के दौर में भी गलत है, क्योंकि ग्रोथ आपका कभी भी रियल एस्टेट नहीं लेके आ सकता। ग्रोथ आपकी हमेशा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो आपकी इंडस्ट्री और आपकी एक्सपोर्ट लेके आ सकती है। वो प्रॉपर्टी से मुझे याद आ गया, एक वो बिल घूम रहा है जो जिसमें वो टेलीकम्युनिकेशन वालों ने एक बिल दिया है। सर देखिए, बात वही है कि जब आप मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स नहीं करेंगे तो फिर ऐसा होगा। आप शीजा फातिमा साहिबा ख्वाजा आसिफ की भतीजी हैं कि भांजी हैं, अब उनकी जो डिग्री है वो पब्लिक रिलेशंस में है। उनको बीइंग ख्वाजा आसिफ की रिलेटिव, अच्छा, उनकी डिग्री आईटी में नहीं है, आईटी में नहीं है, पब्लिक रिलेशन में है, और उनको आईटी का वजीर बना दिया गया। और उन्होंने एक ऐसा अजीबोगरीब बिल पेश किया जो नेशनल असेंबली से प्रूफ भी हो गया, पास भी हो गया, कि जिसमें टेलीकॉम कंपनीज, तो वो किसी ने पढ़ा नहीं। सर यही सबसे बड़ा अलमिया है कि हम कैसे कैसे लोग इलेक्ट करके, खैर इस दफा तो इलेक्ट कहना मुश्किल है, सिलेक्ट करके असेंबली में भेजते हैं कि वो पढ़ते ही नहीं है बिल और पास कर देते हैं। उनका एक ही काम है कि अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनके हकूक के लिए आवाज़ उठाना असेंबली में। लेकिन अपोजिशन, मैं वही आपको कहने लगा हूँ कि ये सिर्फ देखें, जो भी बिल पेश होता है उसमें कसूरवार हम सिर्फ हुकूमती बेंच को नहीं कह सकते। अब बिल पास में अपोजिशन का पूरा रोल होता है। क्या अपोजिशन में ने भी उसको नहीं पढ़ा? सर नहीं पढ़ा। आपको पता है कि एक बंदे ना हुकूमती बेंचेस से ना अपोजिशन के बेंचेस से इस बिल के ऊपर डिस्कशन की। कोई होता है, कोई भी आपका बिल आता है उसके ऊपर एक डिस्कशन होती है। असेंबली इज ए प्लेटफॉर्म जहां पे डिस्कशन हो के आपने बिल पास करने हैं। किसी ने नहीं पढ़ा। ये तो सेनेट में जिस वक्त गया है तो सेनेटर नून लीग के हैं, सेनेटर अफनान, और दूसरी पलवशा खान जो पीपल्स पार्टी की हैं, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने हाईलाइट किया कि आप किस किस्म का बिल पास कराना चाह रहे हैं। इवन शीजा फातिमा साहिबा से भी जब पूछा गया पहली दफा तो शी हैड नो क्लू। उनको भी
एक सहाफी ने बताया कि इसमें ये शिके मौजूद हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लें नॉन सीरियसनेस। वो मैंने तो एक जगह से पढ़ा है कि ये वो बिल जो है वो जब बनाया गया है तो उस वो एआई के थ्रू किया गया, उसको कॉपी करके पेस्ट किया गया और फिर आगे किसी ने पढ़ा ही नहीं और इसी तरह वो चलता रहा। सर अलमिया है बहुत बड़ा हमारा कि हम टेक्नोलॉजी का जो यूज है उसको भी हम देखें अब मेरी बात सुने। अब यहाँ पे आपको क्रेडिट जो है वो उनको देना चाहिए, आईटी के मिनिस्टर हैं वो, उन्होंने आईटी का यूज सही किया। हाँ, आईटी का यूज सही किया, उसकी वजह से अवाम में अब्यूज हो गया तो दैट इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया है। तो बहरहाल सर मेरा ख्याल है लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, क्योंकि इसके ऊपर जितनी बात करेंगे उतना ही कोई हासिल नहीं होना। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम हम जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ ना वो ये है कि हम ऐसे लोगों को असेंबली में बिठा देते हैं जो चाहते हुए भी, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो वो बिल पढ़ भी नहीं सकते। बहुत से एमपीएस हमारे ऐसे होंगे जो ऐसा बिल सामने आएगा वो सफदा पढ़ भी नहीं सकते। सर वो एक सेपरेट चीज है। हम चूंकि बजट की बात कर रहे हैं, बजट के अंदर एजुकेशन को क्या दिया गया है? आप पढ़ ना सकने की बात कर रहे हैं ना सर, एजुकेशन को क्या दिया गया, एजुकेशन के लिए क्या किया गया? सर रब्बे जितनी इल्मा बजट में रखा गया है आपकी एजुकेशन के लिए। तो देखिए पहली चीज कि आपका जो एजुकेशन है दैट इज नो मोर अ फेडरल सब्जेक्ट, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया 18th अमेंडमेंट के बाद। फेडरल के पास इस्लामाबाद है प्लस हायर एजुकेशन है HEC है, तो उसको लिए 60 से 70 अरब रखा है। अगर हम तमाम सूबों का भी मिला लें, तमाम सूबों का बजट भी मिला लें और फेडरल का भी मिला लें तो वो बनता है 800 साढ़े 800 अरब रुपया जो एजुकेशन के लिए रखा गया है। आपकी जीडीपी का 0.8% भी नहीं बनता, 0.8%। यूनाइटेड नेशन 1980s में जो उसने कहा निकाला था कि किसी अगर मुल्क को तरक्की करनी है तो उसके लिए मिनिमम जो आपका एजुकेशन स्पेंड होना चाहिए दैट शुड बी 4%। 1980s में हम आज 0.8% कर रहे हैं, इंडिया 3.25% कर रहा है, इजराइल 7% अपनी एजुकेशन पे स्पेंड कर रहा है और हम 0.8% कर रहे हैं। और प्रोविंसेस में पंजाब में तो एक और नई चीज हुई है। लेकिन सर आप यहाँ पे मैं आपको गलत कहूंगा क्योंकि इंडिया ने ईरान और अमेरिका की सुलह नहीं कराई। सर बार बार वही मेरे से मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं कि ये सुलह की वजह से आम आदमी का पेट नहीं भरता, इस सुलह की वजह से हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, इस सुलह की वजह से ना एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो रहा है, ना आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हो रही है, और इस सुलह की वजह से ना ही हमारे बेरोजगार लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। आपको मैं एक बड़े मजे का स्टैंड बताता हूँ, यूनाइटेड नेशंस वालों ने दिया है कि पाकिस्तान दुनिया में जितने वेले लोग हैं ना, वेले से मुराद है फ्री हैं, इसमें बच्चे भी हैं जो स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं और जो स्कूल नहीं जा रहे, 10% पाकिस्तान में है। 10% ऑफ द टोटल फ्री पीपल इन द वर्ल्ड, वो उसका 10% पाकिस्तान में है। 3.25 करोड़ बच्चा स्कूल गोइंग एज का स्कूलों से बाहर है। हम किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में जो आपकी लिटरेसी रेट है अपने खित्ते का सबसे कम है, अफगानिस्तान से भी कम है। उसके लिए कोई सीरियस एफर्ट्स नहीं है। आपके जो स्कूल थे वो भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आई डोंट नो किसने ये उनको ख्याल बता दिया गवर्नमेंट को कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत अच्छे तरीके से स्कूल रन कर सकता है, बेहतर तरीके से रन कर सकता है। आई डोंट नो, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस है वो इस स्कूल को एक बिजनेस रन करती है। बिल्कुल डेफिनेट है, वो तो एज ए बिजनेस ही लेंगे ना, वो तो एज ए बिजनेस कर रहे हैं ना। तो यही कह रहा हूँ कि वहां पे जो उसका मेरिट है ना, जो उसकी रूह है आपकी ये एजुकेशनिस्ट की, वो प्राइवेट सेक्टर में आपको प्राइवेट स्कूलों में वो उस तरह नहीं मिल सकती। बजाय इसके कि आप गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनको अपलिफ्ट करें, आप उनको प्राइवेटाइज करके अपनी जान छुड़ा रहे हैं। हाँ, वो तो हमारे मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि मुकम्मल जो है वो हमने बोझ बहुत सारा जो गवर्नमेंट के ऊपर था वो कम कर दिया है, पेंशन्स हमने कम कर दी हैं, सैलरीज हमने कम कर दी हैं टीचर्स को, जो मुलाजमीन थे अब भर्तियां नहीं हुई, मुद्दतें हो गई हैं, भर्ती नहीं हुई। 2017 के बाद तो भर्ती हुई नहीं है बिल्कुल भी। सर आपको पता है लास्ट ईयर जो आपकी पंजाब गवर्नमेंट का बजट जो हुकूमत चलाने का एक्सपेंस है दैट वाज इंक्रीज बाय 17%, लेकिन उसमें जितनी वैकेंसीज वेकेंट पोजीशंस थी आपकी एजुकेशन सेक्टर में उसातिज़ा की, उसमें भर्तियां नहीं की गई। ये कहाँ पे आप सुथरा पंजाब, पैरा फोर्स और लटरम पटरम आपने दारों सर बड़ी मजे की वो आप सुथरा पंजाब की तरफ आ गए। अभी फेसबुक के ऊपर एक पढ़ रहा था, वो किसी ने लिखा हुआ था कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप किसी प्राइवेट स्कूल में आपको 10,000 रुपया मिलेगा, 8 से 10,000 रुपया मिलेगा। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो सुथरा पंजाब में आप 7,000 पे चले जाएंगे। सब प्रायोरिटीज नजर आ रही है ना, आपकी गवर्नमेंट का फोकस नजर आ रहा है, इनको समझने की जरूरत है।
आज इंडिया हमारे रीजन में क्यों इतना ग्रो कर गया? देखिए, इंडिया की इस ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह उसकी इंडस्ट्री नहीं, उसकी सबसे बड़ी वजह उसका पढ़ा लिखा यूथ था। आपकी जो इंडिया की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट है, हमारे मुल्क की पूरी एक्सपोर्ट पिछले साल 28 से 29 अरब डॉलर की हुई है। इंडिया की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट 275 अरब डॉलर की है। ये वो एक्सपोर्ट है जिसमें 1 रुपए का भी रॉ मटेरियल नहीं लगता। हम सोचते नहीं है। उनके 3 जो शहर हैं, गुड़गांव, हैदराबाद और बेंगलुरु, इनका जो जीडीपी है ये 900 साढ़े 900 अरब डॉलर का जीडीपी जनरेट करता है। पाकिस्तान का पूरा जीडीपी पूरे पाकिस्तान का 411 अरब डॉलर का है। ये 3 शहर क्यों? ये तीनों आईटी हब्स है, पढ़े लिखे लोग हैं। आपने लिटरेट अवाम और यंगस्टर्स को यूज करके आपने अपना मुल्क डेवलप कर लिया है। हमारी हुकूमत की ये सोच ही नहीं आती। उन्हें शायद लगता है कि जो हमारी करंट रजीम है कि शायद अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो उनको वोट नहीं देंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। सर, एंड पे आप इस हुकूमत को क्या मशवरा देंगे जिससे आम आवाम के लिए ये कुछ कर सकें? सर, हुकूमत को मशवरा तो हमने क्या देना है, वो ऑलरेडी बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन खुदारा कुछ आम आवाम का सोचें, आम बंदे का सोचें। उसका मजाक उड़ाना छोड़ दें कि 8,500 वाला जो कमा रहा है वो अमीर बंदा है। अवाम में निकल के तो देखें कि उनके हालात क्या हैं। आपको इमरजेंसी बेसिस के ऊपर रिलीफ देना है अवाम को। ये आईएमएफ का ड्रामा ना करें, क्योंकि आईएमएफ तो आपको बहुत सी बातें ऐसी कहता है जो आप नहीं मानते। आईएमएफ तो ये भी कहता है कि आप अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपके जो हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी ऑफिशियल्स हैं, इनकी जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनको आप पब्लिक करें। आप करते हैं? नहीं करते। तो इसलिए कीमतें कम करने के बारे में सोचें, टैक्सेस कम करने के बारे में सोचें और एक स्पेशल पैकेज हेल्थ और एजुकेशन के लिए लेके आए, क्योंकि ये बुनियादी जरूरियात हैं लोगों की। और अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने के ऊपर सोचें। इंडस्ट्री को मराद है कि इंडस्ट्री चलेगी तो ही वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो आम बंदा उसमें काम करेगा और अपना जो रोजगार है वो बेहतर करके अपने घर की इकोनॉमी को बेहतर कर लेगा। दूसरा, आम पब्लिक को जो बेरोजगार हैं लोग, उनके हवाले से आप क्या, एजुकेशन के हवाले से क्या लोगों को आप गाइड करना चाहेंगे? सर देखें, मेरे सामने बहुत एग्जांपल्स हैं। मैंने अपने कैरियर में बहुत एग्जांपल्स देखी हैं कि ऐसे लोग जो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास भी नहीं देखूंगा, गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते थे, उनके पूरे खानदान में एक बच्चा पढ़ गया और आज वो बच्चा पूरे खानदान को अपने ऊपर उठा के ले गया है। उनका इकोनॉमी को, घर के मामलात को बेहतर कर लिए हैं। एजुकेशन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए ताकि वो compete तो कर सकें, उनको ये चांस तो मिले कि वो आके मुकाबला कर सकें। मुश्किल है इन हालात में, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बहुत मुश्किल है कि बच्चे पढ़ाएं या बिजली के बिल दें या वासा के बिल दें, लेकिन खुदारा कोशिश करें, पेट काटें, लेकिन अपने बच्चों को तालीम जरूर दें, क्योंकि तालीम देने से उनको पाकिस्तान में ना सही बैरून मुल्क अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसकी वजह से वो एक बेहतर मुस्तकबिल अपना और अपने आने वाली नस्लों का बना सकते हैं। जी रजब साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपके साथ बड़ी फ्रूटफुल रही आज का पॉडकास्ट। तो नाजरीन, आज हमने बजट के ऊपर 2026 और 27 का जो सालाना बजट है उसके ऊपर बातचीत की, क्योंकि ये कोई इतनी बातचीत करने वाली तो नहीं थी। दूसरे मुल्कों में शायद ऐसे ना होता हो, लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में ऐसा होता है, हमारी बहुत सारी उम्मीदें गवर्नमेंट के साथ व्यवस्था होती हैं, इसलिए इसके ऊपर बातचीत करना बहुत जरूरी थी। तो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है कि आज की वीडियो किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए मेहमान के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने